सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इसका सही उत्तर होगा पुलित्जर पुरस्कार। मतलब ये दो भारतीय पत्रकार हैं जिनका नाम है आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा, जिन्होंने अभी दुनिया का ये जो सबसे बड़ा पत्रकारिता का पुरस्कार होता है पुलित्जर पुरस्कार, ये इन्होंने जीता है। और उन्होंने किस काम के लिए ये पुरस्कार जीता, तो उन्होंने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई थी जिसका नाम है ट्रैप्ड। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि भारत में कैसे साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी जिसे कहते हैं, ये कैसे हो रही है। इसके जरिए कैसे लोगों को डरा करके मानसिक रूप से कमजोर करके उनको फंसा लिया जाता है, जिसको हम आपने नाम सुना होगा डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। डिजिटल अरेस्ट करके ये ठगी करते हैं लोगों के साथ में। तो उसके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसका नाम है ट्रैप्ड, और उसी के लिए इनको ये पुलित्जर पुरस्कार मिला है। अगर पूछोगे किस कैटेगरी में इनको दिया गया, तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंटरी कैटेगरी में इनको यह अवार्ड मिला है। इसके अलावा एक और आपको मिलता जुलता, भारतीय की तरह मिलता जुलता नाम मिलेगा। आपको लगेगा ये भारतीय है, नाम है अनिरुद्ध घोषाल, लेकिन ये भारतीय नहीं है, ये वियतनामीज है, वियतनाम के हैं। और इनको भी अभी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग में ये पुलित्जर पुरस्कार मिला है। वैसे तो कई 22-23 कैटेगरीज में दिया जाता है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको बता दिया। जो भारतीय हैं वो दोनों के नाम याद रखना, उनकी कैटेगरी याद रख। एक सार्वजनिक सेवा भी देख लो, द वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया इस कैटेगरी में, और खोजी पत्रकारिता में द न्यूयॉर्क टाइम्स को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इन भारतीयों का नाम ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। पुलित्जर पुरस्कार की बात कर लें, पुलित्जर पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो पत्रकारिता, लेखन या संगीत में सबसे बेहतरीन काम करते हैं। इसकी शुरुआत 1917 में जोसेफ पुलित्जर ने अपनी वसीयत के जरिए की थी, और इसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जब भी भारतीयों को दिया जाता है तो उनके नाम तो पूछे जाते हैं। या ये कॉमन सा एक प्रश्न पूछा गया था, देखो एक बार एग्जाम में, पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सारी यूनिवर्सिटीज के नाम आपके सामने लिख दिए, और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, या अब ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रदान करती है ये अवार्ड। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको और रिवाइज करवा देता हूँ, आ जाओ। अगर पूछे एबेल पुरस्कार 2026 का दिया गया अभी गर्ड फाल्टिंग को, ये जर्मनी के गणितज्ञ हैं, और इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया अभी अमोल पालेकर को। 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आर वेरामुथु को, तमिल भाषा के लेखक है। और ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी को दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए घोषित कर दिए गए। अगर हिंदी का मैं आपको बताऊं, ये दिया गया ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी का नवतेज सरना को दिया गया उनके नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, और राजस्थानी का जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया उनके कहानी संग्रह भारखमा के लिए। 2026 का संगीत कलानिधि पुरस्कार वीणा वादक जयंती कुमार रेश को दिया गया। नृत्य कलानिधि पुरस्कार नरेंद्र जी को दिया गया। वो एक भरतनाट्यम कलाकार है, भरतनाट्यम से उनका संबंध है। और सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया राम कुमार मुखोपाध्याय को, बांग्ला लेखक है, उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए, जो कि एक बांग्ला उपन्यास है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ये ध्यान में होने चाहिए आपको सारे। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस 2026 कब मनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 मई को। तो हर साल 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य है लोगों को अस्थमा के बारे में जागरूक करना। और थीम क्या है, अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इनहेलर तक पहुंच, जो कि अभी भी एक अति आवश्यक आवश्यकता है। इंग्लिश में बोलोगे तो एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर फॉर एवरीवन विद अस्थमा स्टिल एन अर्जेंट नीड। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा एक सांस की बीमारी होती है। इसमें सांस की नलियां सूज जाती है और सांस लेने में मुश्किल होती है। इसे वैसे ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इनहेलर के द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सकता है, या दवाइयों के द्वारा इसे कंट्रोल कर सकते हो आप। अब दिवस वाला प्रश्न है, देख लेते हैं मई में कौन कौन से दिवस हमने मनाए। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया था। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिज दिवस और अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस यानी कि फायर फाइटर डे। और अभी 6 मई को ये वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में मनाया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
हाल ही में किस राज्य की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का भी 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आंसर होगा असम। तो लिली दास मलिक इनका पूरा नाम था। ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी और अभी 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। निधन वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम बताऊंगा जिनका हाल ही में निधन हुआ। जैसे कि भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, उनका भी 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। मेहर कास्टेलिनो 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता था, मुंबई से थी। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे और अभी 2024 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यह अवार्ड पाने वाले वो छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे, निधन हो गया। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया और इनके बेटे ही अभी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री हैं, तारिक रहमान उनका नाम है। और पर्यावरणविद थे माधव गौडगिल का भी निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे। पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे मनोज कोठारी, इनका भी निधन हो गया, कोलकाता से थे। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्क टली का निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में जाना जाते थे। उसके अलावा पूर्व रेल मंत्री थे मुकुल रॉय, इनका भी निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। और डेविड जे फार्बर अमेरिकी थे, इंटरनेट का ग्रैंडफादर इनको माना जाता था, निधन हो गया। और सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का भी निधन हो गया, भारतीय मूल के थे वैसे वो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी थे जिम व्हिटेकर, इनका भी निधन हो गया। और आशा भोसले जी का भी निधन हो गया है, पद्म विभूषण 2008 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2001 में। ठीक है, ये सारे अवार्ड भी इनसे संबंधित ध्यान में रखना, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। कर्नम सोनम वांगचुक का निधन हो गया, भारतीय सेना के बहादुर अधिकारी थे, लद्दाख का शेर इनको कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति अभी 2026 में जिनका भी निधन हुआ, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। हाल ही में दक्षिणी तट रेलवे, साउथ कोस्टल रेलवे, ये देश का कौन सा रेलवे जोन बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 19वां। तो अगर आपको याद हो तो ये 2019 की बात है, 2019 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि भैया हमारा नया रेलवे जोन होगा, नया रेलवे जोन होगा। क्योंकि उसी वक्त 2019 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी कि भैया एक नया रेलवे जोन बनेगा जिसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश में होगा। आंध्र प्रदेश में कहा? विशाखापत्तनम में। और अब 7 सालों के बाद रेलवे ने इस नए रेलवे जोन के लिए भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन राजपत्र में इस नए जोन का नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है। मतलब अभी तक, और मैंने आपको बीच में कई बार बताया भी है कि अभी फाइनली, भाई बोला गया था बजट में लेकिन फाइनली अभी नोटिफाइड नहीं है। 2-3 बार बीच में मैंने आपको बताया कि हम उसे कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, न्यूज में है कि बनेगा लेकिन बना नहीं है, लेकिन अब आप बोल सकते हो कि भैया बन गया है, अब भारत सरकार ने नोटिफाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये भारतीय रेलवे का अब 19वां रेलवे जोन होगा। और एक मेट्रो हमारी रेलवे जोन में शामिल है, कोलकाता मेट्रो, अगर उसको शामिल करते हैं तो ये 19वां है। वरना फिर अगर कोलकाता मेट्रो को हटा करके बात करोगे तो फिर कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा 18वां रेलवे जोन। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कई जगह अगर आपको पढ़ने को मिले कि 18वां रेलवे जोन, तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने तो 19वां बताया, वहां 18वां कैसे लिखा हुआ है। तो उन्होंने फिर कोलकाता मेट्रो को शामिल नहीं किया। ठीक है, अब वो एक मेट्रो है लेकिन रेलवे जोन में शामिल है, तो हम उसे शामिल जरूर करेंगे। तो उस तरह से ये अब 19वां रेलवे जोन है हमारा। तो इस गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक इसका जो नाम है वो क्या है? दक्षिणी तट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे, और इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम होगा। 1 जून 2026 से ये काम करना शुरू कर देगा भैया। ठीक है, तो इसका मुख्यालय पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, ध्यान में रखना। कुछ रेलवे से संबंधित प्रश्न आपको कराएं, आप रेल मंत्री जानती है अश्विनी वैष्णव है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया था, इसका नाम है रुद्रास्त्र, 4.5 किलोमीटर लंबी है। अहमदाबाद के साबरमती में एशिया का सबसे बड़ा रेल कमांड सेंटर का भी अनावरण किया गया। और रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी सलीम अहमद बने थे अभी। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये शुरू हुई है असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में। भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर एएससी अर्जुन नाम का एक एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट, यानी कि मानव रूपी रोबोट तैनात किया। देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन ये हरियाणा में जिंद सोनीपत रूट पर शुरू की गई। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर जो 82 किलोमीटर लंबा है, और इस पर जो ट्रेन चलेगी उसे नमो भारत ट्रेन कहेंगे। अभी इसका उद्घाटन भी किया था। नमो भारत ट्रेन की जो स्पीड है वो होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल ड्वेल फ्यूल डेमो ट्रेन भी शुरू की थी। उसके अलावा हमारे जो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने बेंगलुरु में एक नए बुलेट ट्रेन बनाने वाले प्लांट का उद्घाटन किया था और इस प्लांट का नाम है आदित्य। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
कि भारत का पहला एआई पावर्ड ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट जिसका नाम है पाथ फाइंडर किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा पिक्सेल और सर्वम एआई के द्वारा। तो पिक्सेल और सर्वम एआई इन दोनों ने मिलकर अभी पाथ फाइंडर नाम से एक नया उपग्रह, एक सैटेलाइट बनाने की घोषणा की है। और ये भारत का पहला एआई संचालित, एआई पावर्ड एक ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट होगा। इसका वजन करीब 200 किलोग्राम होगा। 2026 के अंत तक ये इसे अंतरिक्ष में भेज देंगे। अब बात करें इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट क्या होता है? देखो, अभी तक जो हमारे पास सैटेलाइट है, जब हम उनको ऊपर लॉन्च कर देते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में वो पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो क्या काम करते हैं? वो फोटो लेने का काम करते हैं, सिग्नल वगैरह रिसीव करते हैं और फिर उनको पृथ्वी पर भेजते हैं। फिर यहाँ पर हम उन्हें, जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, उनमें प्रोसेस करते हैं और फिर जो भी रिजल्ट निकलता है वो हमारे पास आ जाता है। लेकिन पाथ फाइंडर क्या करेगा? ये जो नया तरीके का ये एआई पावर्ड जो हम कह रहे हैं एक ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट होगा, ये क्या करेगा? ये जो भी डेटा इसने कलेक्ट किया है उसको सारे डेटा को पृथ्वी पर नहीं भेजेगा, ये उसको वहीं पर अंतरिक्ष में ही प्रोसेस कर लेगा। वहीं सोच समझकर, हाँ भाई क्या है, क्या सही है, क्या ये फोटो सही है, ये सही नहीं है, वहीं पर रिजल्ट निकाल लेगा और फाइनल रिजल्ट निकाल करके ये हमें देगा पृथ्वी पर। हमें यहाँ पे धरती पे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सब काम ये वहीं कर लेगा, हमें तो रिजल्ट देगा बस ये। तो इससे फायदा क्या होगा? काम बहुत तेज हो जाएगा, कम डेटा इसे पृथ्वी पर भेजना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम रिजल्ट देखते ही तुरंत फैसला ले लेंगे भैया क्या करना है अब। ठीक है, समझ में आया? तो पिक्सल और ये सर्वम एआई, ये दोनों स्टार्टअप है, बंगलुरु के ही स्टार्टअप है। जो पिक्सल नाम का स्टार्टअप है या कंपनी है, वो क्या करती है? सैटेलाइट बनाती है। तो ये सैटेलाइट बनाएगी, उसको लॉन्च करेगी, ऑपरेट करेगी, और जो सर्वम एआई है ये उसमें एआई सिस्टम लगाएगा, एआई मॉडल तैयार करेगा, क्योंकि एआई ऑपरेटेड होगा ना ये सैटेलाइट, तो एआई वाला काम करेगा ये। अब यहाँ पे एआई मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई से संबंधित चलो कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा दूं। पहले तो एआई से संबंधित दो बातें याद रखना। एआई का ग्रैंडफादर कहा जाता है जेफरी हिंटन को, और एआई के फादर हैं जॉन मैकार्थी। उसके अलावा गुजरात ने इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की, कहां पर? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। और यह देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का एआई रिसर्च संस्थान होगा जिसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खोला गया है। कौन सहायता कर रहा है? आईआईटी कानपुर। 2027 में एआई समिट होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 2028 में होगा यूएई में। ओपन एआई ने किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया? तो टाटा। और एक स्टार्टअप है भारत वन डॉट एआई, इसने बंगलुरु में भारत की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाने का ऐलान किया। भारत विस्तार एआई टूल को लॉन्च किया हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और ये एक एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आईआईटी बॉम्बे और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ये मिलकर सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करेगी। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना है सक्षम, ये शुरू हुई थी मुंबई में। सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए एक एआई टूल लॉन्च किया, उसका नाम है सुदर्शन। चाइना ने अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की भी घोषणा की है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत में पहली बार आईसीयू मरीजों के लिए पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम ये कहां पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा एम्स दिल्ली में। तो भारत में पहली बार एम्स दिल्ली में पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम अभी शुरू किया गया, जिससे आईसीयू या क्रिटिकल जो केयर पेशेंट्स होते हैं जिनकी कंडीशन क्रिटिकल होती है, तो उनके लिए ब्रेन इमेज अब सीधे बेड साइड पर ही संभव हो पाएगी। मतलब जहां पर उनका बेड लगा हुआ है आईसीयू वगैरह में, तो वहीं पर एमआरआई स्कैन उनका हो जाएगा, कहीं वहां से उठा करके उनको दूसरी जगह ले जाने की जरूरत नहीं है। ये अल्ट्रा लो फील्ड एमआरआई डिवाइस है, इसे मरीजों के पास ले जाया जा सकता है, जिससे उन्हें एमआरआई रूम तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गंभीर मरीजों को वहां पे ले जाना रिस्की होता है, क्योंकि वैसे ही 10 तरह की बोतल वगैरह उनमें लगी होती है, मशीनों पे वो होते हैं, तो वहीं पर हो जाएगी एमआरआई, हम वहीं पर ले आएंगे, यूं समझो आप। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है, ये सिस्टम खासकर जो क्रिटिकली जो बीमार जो पेशेंट होते हैं उनके लिए उपयोगी है, जहां हर मिनट इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। तो इससे डायग्नोसिस तेज और सेफ हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को शिफ्ट करने का रिस्क खत्म हो जाता है, हमें शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से वहां ले जाना पड़ेगा, बल्कि उसी मशीन को उठा करके यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो ये एक अल्ट्रा लो फील्ड एमआरआई है, मतलब जो नॉर्मल एमआरआई होती है ना उससे कम पावर की है, लेकिन काम हो जाता है। इसमें डेडिकेटेड एमआरआई रूम की जो भी होता है उसका, या कॉम्प्लेक्स जो भी सेटअप होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है।
इसे सीधे आईसीयू रूम में या इमरजेंसी वार्ड पे जहाँ पे भी आपका पेशेंट लेटा हुआ है वहीं पर ले जाओ और वहीं पे इस्तेमाल कर लो। ठीक है। अब ये भारत में पहली बार हुआ इस तरह का, तो मैं एक काम करूंगा, भारत में पहली बार से संबंधित जो भी प्रश्न हमने पढ़े हैं पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। हमने पढ़ा था एक तो अमरावती हाईकोर्ट की अभी पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी, लीसा गिल नाम है। देश के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई भी लद्दाख के लेह में। देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट लाइन पर ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बना बैंक ऑफ बड़ौदा। माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है। भारत कोल गैसिफिकेशन और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड भारत का पहला स्वदेशी कोयले से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू करेंगे? उड़ीसा के लखनपुर में। किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया? अमरावती, आंध्र प्रदेश। देश की पहली पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य सिक्किम। गुजरात के कांडला बंदरगाह जिसे दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं, इस पर भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल नामक कंपनी ने भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट शुरू किया, और कहां पर शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के माहिस्त्रीगिरी नामक स्थान है वहां पर। उसके अलावा दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार किस देश के द्वारा बनाया गया? फिनलैंड। एवरेडी कंपनी है, ये भारत की पहली एकमात्र अल्कालाइन बैटरी बनाने वाली है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बनाएगी। और गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत सिस्टम अभी लॉन्च किया कर्नाटक ने। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया आईआईटी रोपड़ ने। ठीक है, तो भारत में पहले से संबंधित ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न करंट अफेयर्स के ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीज का आयोजन अभी कहां पर किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीज का आयोजन अभी 5 और 6 मई को हुआ था नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का उद्देश्य था रेयर डिजीज से जुड़ी चुनौतियों को समझना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और बेहतर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज विकसित करना। आयोजन इसका किया था हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जेपी नड्डा जिसके मंत्री हैं। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में पहली बार रेयर डिजीज पर फोकस करती है। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के तहत स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनाया गया था। अब ये कॉन्फ्रेंस वाला प्रश्न है, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन में आपको रिवाइज कराऊं। एक तो याद रखना, जैव विविधता से संबंधित जो कोप 17 का आयोजन अभी होगा 2026 में, ये आर्मेनिया के येरेवन में होगा। और क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो कोप 31 का आयोजन होगा 2026 में, ये तुर्की अंतालिया में होगा। अभी दूसरा इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस ये हुआ गुजरात गांधीनगर में। और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ नई दिल्ली में। भारतीय नियामक बोर्ड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक अभी मुंबई में हुई। और भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ अभी नई दिल्ली में। दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। 7वां एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन अभी पुणे में हुआ। चौथा विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन हुआ गोवा में। 25वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ नई दिल्ली में। और 2027 में एआई समिट ये हुआ जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और 2028 में हुआ यूएई में। छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता भी हुआ बेंगलुरु में। उसके अलावा 23वां बायो एशिया सम्मेलन यह भी हैदराबाद में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन आईआईसी बेंगलुरु में। भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन ये हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम अभी इसको किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा दूरसंचार मंत्रालय ने, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने, जिसके मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो अभी हमारे इन्हीं मंत्री जी ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपदा जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, गैस रिसाव हो गया, कुछ किसी भी तरह की आपदा के समय आपके मोबाइल पर तुरंत चेतावनी, तुरंत अलर्ट भेजता है। और ये लोकेशन के हिसाब से अलर्ट भेजेगा। जिस इलाके में अगर आप हो और वहां पर ये आपदा आने वाली है तो मैसेज आपके पास जाएगा। मैसेज के साथ एक सायरन भी, एक आवाज भी आपको आएगी, ताकि अगर आपको पता नहीं लगे तो उस आवाज से आपको पता लग जाए। तो आप चेक करो फटाफट से, एक मैसेज आपको मिलेगा। उस मैसेज में कुछ भी लिखा होगा जैसे कि ये आपदा आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, भूकंप आने वाली है, अपने आप को सुरक्षित करें। तो लोगों को अगर पहले से चेतावनी मिल जाएगी तो वो अपने आप को समय रहते सुरक्षित कर पाएंगे। इससे जान माल की हानि कम होगी। तो ये है क्या? सीबीए समझ में आ गया। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम एक स्मार्ट अलर्ट सिस्टम है जो खतरे के समय आपको जल्दी और सही जानकारी देता है ताकि आप सुरक्षित रहें। आपको एसएमएस भी तो भेज सकते हैं, एसएमएस में टाइम लगता है मेरे भाई, और कई बार एसएमएस तो आते ही रहते हैं, आपको पता नहीं लगे। लेकिन इसमें क्या होगा, एक साथ तुरंत जैसे सरकार नोटिफिकेशन भेजेगी तो सबको, जो भी उस क्षेत्र में, उस एरिया में जहां पर आपदा आने वाली है,
सबको एक साथ मैसेज जाएगा और जो भी रिंग होगी इनकी वो एक बार सायरन बजेगा तो फटाफट से पता लग जाएगा। ऐसे में किसी को अभी आया, किसी को 5 मिनट बाद आ रहा है, किसी को 2 मिनट बाद आ रहा है, ऐसे होता है, ये तुरंत जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन फ्रीडम अभी किसने लॉन्च किया? तो सही उत्तर होगा अमेरिका ने। तो अभी अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम से एक मिशन शुरू किया जिसका उद्देश्य है हॉर्मुज जल संधि या हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वहां पे फंसे जहाजों को निकालना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य ये दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जहां से तेल और सामान की बड़ी मात्रा गुजरती है। 2026 में आपको पता है अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच में जो तनातनी चल रही है उसके कारण ईरान ने इस रास्ते पर रोक लगा दी। वो किसी भी जहाज के ऊपर बम वगैरह फोड़ देता है, धमकी देता है, फोड़ दूंगा निकलना मत। बहुत सारे जहाज अटके पड़े हैं। तो उन फंसे जहाजों को निकालने के लिए ही अभी अमेरिका ने ये ऑपरेशन चलाया, प्रोजेक्ट फ्रीडम। आपको याद होगा इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया था उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम है लॉयन रॉर। अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और बदले में ईरान ने इनके ऊपर जो हमला किया था, ऑपरेशन चलाया था, उसके लिए उसको नाम दिया था ऑपरेशन फतेह ए खैबर। और भारत ने क्या किया था, ईरान में जो हमारे भारतीय फंसे हुए उनको निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सिंधु। और ये काफी चर्चा में है तो ये तो जरूर याद रखना, हम पढ़ चुके हैं वैसे। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, हॉर्मुज स्ट्रेट, ये किस किस को जोड़ता है? तो ये फारस की खाड़ी को, पर्शियन गल्फ को, ओमान की खाड़ी से, और या यूं कह दूं कि अरब सागर से जोड़ता है। और मुख्य रूप से किन किन देशों के बीच में ये स्ट्रेट स्थित है? तो ईरान और यूएई के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में बायोकॉन लिमिटेड के नए एमडी सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा श्रीहास प्रदीप तांबे। तो बायोकॉन लिमिटेड इसका नया एमडी सीईओ भी बनाया गया श्रीहास प्रदीप तांबे को, और उन्होंने सिद्धार्थ मित्तल का स्थान लिया है। बायोकॉन ये एक दवा बनाने वाली कंपनी है, आपने इसका नाम सुना होगा। ये स्थापित हुई थी 1978 में, मुख्यालय इसका मिलेगा बेंगलुरु में, और इसके संस्थापक हैं किरण मजूमदार शॉ। अब अपॉइंटमेंट पढ़ा हमने यहाँ पे, तो अपॉइंटमेंट कुछ इंपॉर्टेंट वाले रिवाइज करवाता हूँ मैं आपको। जैसे भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष बनी थी साध्वी निरंजन ज्योति। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए प्रमुख बने वीर विक्रम यादव। बीपीसीएल के नए सीएमडी संजय खन्ना। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रोहित जैन बने। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष श्रीकांत वेलामाकन्नी। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ रजनीश कर्नाटक का कार्यकाल बढ़ाया गया, और उसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ का भी कार्यकाल बढ़ाया, नाम है देवदत्त चंद। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने अशोक लाहिड़ी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में नए डायरेक्टर बने राजेश कुमार अग्रवाल। और एप्पल के नए सीईओ जॉन टर्नस बने। रक्षा लेखा महानियंत्रक बने अभी अनुग्रह नारायण दास, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सीएमडी बने रवि के, इनका नाम है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से ध्यान में रखना। बाकी ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना। बाकी इनकी पीडीएफ आपको मिल ही जाती है, और प्रैक्टिस के लिए जो मॉक टेस्ट होता है, जो क्विज होता है, वो भी आपको मिल जाता है अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी यूनेस्को गिलर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुडानी पत्रकार सिंडिकेट को। फिर आपसे पूछा मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने, इटली के हैं ये। और सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा फहराने का गिनेज अभी रिकॉर्ड अभी कहां पर बनाया गया? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार में। फिर पूछा देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी कहां पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। फिर पूछा कि अभी वर्ष 2025 में देश में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। फिर पूछा रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी बन गए हैं, कौन बन गए हैं? अनुग्रह नारायण दास बन गए हैं। भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर, मोती खेती क्लस्टर किस स्थान को घोषित किया गया? तो हजारीबाग, झारखंड। फिर अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस पूछा गया, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है 4 मई को। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? प्रयागराज में किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के नए सीएमडी बन गए हैं, नाम है रवि के। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है? तो आंसर होगा रूबल नागी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,